वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज का लेक्चर जो है हमारा वो है क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसका होगा आज हमारा लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन बी, यानी कि शॉर्ट टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। उसका जो होगा आज इस लेक्चर का जो है वो पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 इसकी बाद वाली वीडियो आएगी, तो वो पार्ट 2 होगा शॉर्ट टॉपिक्स का। आज का जो हमारा टॉपिक जो है नंबर 1 टॉपिक वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में ये लिखा है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करता है और रिएक्टेंट्स को रिप्रोड्यूस कर देता है दोबारा से, और जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में, ये जैसे दोनों डायरेक्शन में हो सकता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। और वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो वो स्टेट हमारे पास कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, और इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है मैनी वेज़ में, यानी कि बहुत से तरह से जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है हमारी सराउंडिंग्स के अंदर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें भी जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम वो कंटिन्यू हो रहा है, और इधर जो है इस स्लाइड में उसकी डेफिनेशंस जो हैं लिखी हुई हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि इट इज़ द स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और एक और डेफिनेशन जो है वो ये लिखी हुई है कि इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज a state where the concentration of reactant and product remains constant, यानी कि वो स्टेट जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहें, यानी कि चेंज नहीं हो। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोडीन के एक मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, और इसी तरह से ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स में हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट कर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएगा और आयोडीन का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, यानी कि चॉकलेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको हम मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, और उसको हम दोबारा कूल यानी कि ठंडा करके उसको दोबारा हम सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 2 वो है वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ डायनेमिक, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक क्यों होता है। तो जिस तरह से यानी कि वी राइट द जनरल इक्विलिब्रियम एज, यानी कि इस तरह से हम जनरल इक्विलिब्रियम को लिखते हैं कि A + B, यानी कि ये जो है रिएक्टेंट है, और डबल एरो जो है वो हमें शो कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन का, C + D ये जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास। तो एज़ विद एनी रिएक्शन देयर इज़ अ फॉरवर्ड रेट, यानी कि किसी भी रिएक्शन के में जो है उसमें हमारे पास फॉरवर्ड रेट मौजूद होता है। तो हम इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन को कि रेट फॉरवर्ड का सिंबल है K, और स्मॉल f लिखते हैं उसके साथ, और ब्रैकेट में फिर हम रिएक्टेंट्स को लिख देंगे, और रेट बैकवर्ड को लिखेंगे हम इस तरह से कि K और स्मॉल जो है सिंबल लिख देंगे B का, तो उसकी फिर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास ब्रैकेट में। IE यानी कि डायनामिक प्रोसेस इसमें ये होता है। और अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम, तो उसमें भी यही टॉपिक कंटिन्यू होगा हमारा। तो स्लाइड नंबर 6 जो है हमारे पास, उसमें जो प्रीवियस टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें आगे ये लिखा है कि नाउ बाय डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें यह है कि द केमिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ डिफाइंड व्हेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स आर इक्वल, यानी कि केमिकल कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है कि फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे, यानी कि फॉरवर्ड रेट इज़ इक्वल टू बैकवर्ड रेट। तो जो हमने पहले इक्वेशंस लिखी थी फॉरवर्ड रेट की और बैकवर्ड रेट की, उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, और फिर उसको रीअरेंजमेंट जब हम करेंगे तो हम वो इस तरह से करेंगे कि
बी जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा के एफ़ के नीचे, और ए और बी जो हैं वो राइट साइड पे चले जाएंगे सी और डी के नीचे। तो उसके ऊपर फिर हम स्मॉल सिंबल्स में पावर की साइड पे जो है हम स्मॉल सिंबल्स में पावर की साइड पे जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं उनको लिखते हैं इस इक्वेशन में। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास बनती है वो ये बनती है कि के सी जो होता है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है ये, तो वो इक्वल होता है के एफ अपॉन के बी के बी को हम के आर भी कहते हैं क्योंकि के बी जो है रेट बैकवर्ड है, और के आर को हम रिवर्स रेट कहते हैं, यानी कि दोनों के एक ही मीन्स हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का। सो आगे जो है वो केसी के बारे में लिखा है कि केसी जो है वो फॉर्मली रिलेट करती है रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ से, एंड hence we can say chemical equilibrium is dynamic in nature as both rate of forward reactions and reverse reactions are equal and concentration of reactants and products become constant। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक है नेचर में, जैसे जिसमें बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट बन जाती हैं। सो स्लाइड नंबर 8 जो है हमारा, उसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और वो ये है कि व्हेन राइटिंग एन इक्वेशन हाउ इज़ अ रिवर्सिबल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि इक्वेशन को लिखते वक्त रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, उनको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उसमें आंसर उसका ये लिखा है कि इन राइटिंग एन इक्वेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज़ रिटन विद वन राइट एरो। के इक्वेशन लिखते वक्त जब इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लिख रहे होते हैं तो वो उसके अंदर सिर्फ एक एरो आता है जो कि होता है राइट एरो, यानी कि राइट साइड पे वो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ जो है हमें वो इंडिकेट कर रहा होता है। और आगे ये लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस मीन that products also react with each other and become reactants once again. So we write it with two arrows. The right arrow is representing the reaction from reactants to products, and the left arrow represents the reaction from products to reactants. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो है उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी यानी कि रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं रिएक्शन में वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स को दोबारा फॉर्म कर देते हैं। तो हम इसके अंदर इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम जो है दो एरोस लगाते हैं। तो राइट एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन में रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ, और लेफ़्ट एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जो रिएक्शंस हो रहा होता है उसको। सो हमारी स्लाइड नंबर 9 जो है उसमें भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ही कंटिन्यू हो रहा है। तो उसमें ये लिखा है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द टाइप ऑफ एरो। के डायरेक्शन जो है रिएक्शन की कि वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एरो की किस्म से, यानी कि एरो की टाइप से। अगर सिंगल हेडेड एरो होगा जो कि राइट की तरफ जा रहा होगा तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है, और अगर डबल हाफ हेडेड एरोज़ होंगे तो वो एक जो है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा और एक जो है वो राइट की तरफ जाएगा, और वो यूज्ड होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे एंड होता है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 10 में वो ये है कि राइट एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है एक मोनोएटॉमिक कार्बन की, और उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए रिएक्टेंट्स में, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास एक मोनोएटॉमिक कार्बन और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके सामने है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो कार्बन में जो है वो 2 आएगा हमारे पास कार्बन से पहले, और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 आएगा।
तो इसको हम देख सकते हैं जैसे कि ये जो है वो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि कार्बन का एक मोनोएटॉमिक कार्बन जो है वो ऐड होगी जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्रेक होगी हमारे पास, तो वो हमारे पास एक कार्बन का एक जैसे मोनोएटॉमिक एक एटम देगी और जो है ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल देगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे पास जो स्लाइड नंबर 11 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस टॉपिक में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 है कि आ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस इज़ दैट दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, और रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑलवेज अटेन इक्विलिब्रियम एंड नेवर गो फॉर कंप्लीशन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और इन रिवर्सिबल रिएक्शंस हाउएवर अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड, के रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होता। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 जो है वो ये है कि इन दीज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस व्हेन कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल्स डू नॉट गो टू कंप्लीशन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, के इनमें से बहुत से रिएक्शंस में जब भी वो कैरिड आउट होते हैं क्लोज्ड वेसल्स के अंदर, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, और उनकी कंडीशंस जो है वो सेट होती है टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर। अब जो है पॉइंट नंबर 5 ये है कि इन फैक्ट इन ऑल सच केसेस इन द इनिशियल स्टेट ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, बट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, के इन जितने भी केसेस जो हैं इनमें इनिशियल स्टेट में जो है खाली रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ता है, रिएक्शन प्रोसीड्स होता है, तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है और प्रोडक्ट्स की जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि फाइनली a stage is reached when no further change in concentration of the reactants is observed, कि आखिर में आके इसमें एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर जाके कोई भी हमें एक बदलाव, एक चेंज नज़र नहीं आता कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, तो इनको याद रखिएगा। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड में। आज का लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 13 में हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है सूटेबल कंडीशंस के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो है वो राइट साइड भी जा सकता है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, और लेफ़्ट साइड भी आ सकता है प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि वो एक ही साइड पर जाता है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, और जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है और प्रोसीड करता है खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो अटेन्स करता है इक्विलिब्रियम को, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करता। रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो कभी भी कम्प्लीटली यानी कि पूरी तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि पूरे तौर पर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो रिलेटिवली स्लो होता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को उनसे कंपेयर करें तो वो फास्ट होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।